Hello student, this is Anupam Gambhir. You are watching Anupam English classes. Student, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेड रैप स्टोरी पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 है। इस स्टोरी के थ्रू ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक जो बुरा व्यक्ति भी होता है, चोरी भी करता है, चाहे जितने भी प्रकार से उसके अंदर बुराइयां होती हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं और उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। द रैट रैप की मीनिंग होती है स्टूडेंट चूहेदानी, चूहे पकड़ने वाली डिवाइस। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक व्यक्ति वायर के बने हुए, तार की बनी हुई चूहेदानियां, छोटी छोटी तारों से बनी हुई चूहेदानियों को बेच रहा था। He made them himself at odd moments. यह उनको कब बनाता था? जब उसके पास फ्री टाइम होता था। From the material he got by begging in the store or at the big farm. तो ये मटेरियल यानी कि जो ये चूहेदानी बनाने का सामान है वो ये कहाँ से लेता था? तो वो ये बैगिंग भी करता था स्टोर में, यानी कि भीख भी मांगा करता था, क्योंकि खाली चूहेदानी बेच के इसका काम नहीं चलता होगा, तो इसलिए वो भीख भी मांगता था। और बिग फार्म्स में जो काम करता था तो वहाँ से छोटी मोटी चोरियाँ करके ये इस मटेरियल को जुटाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी इससे इसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड प्रेटी थ्रीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए वो अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां और भीख भी मांगा करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और उसके कपड़े कैसे होते थे? बिल्कुल रैग्स यानी कि फटे पुराने कपड़े पहने रहता था। हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। उसकी जो गालें थी वो अंदर को धसी हुई थी और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी, झलकती थी, मतलब उसकी आंखों में कि वो भूखा है। Next paragraph. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो होमलेस वॉन्डर होते हैं, इधर उधर घूमने वाले, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता, आइडिया नहीं लगा सकता कि ये जो वैगाबॉन्ड है, ये जो रैट रैप सेलर है, इसकी लाइफ कितनी मोनोटोनस यानी कि सैड है। Who plods along the road left to his own meditation. वो पूरी रोड में इधर उधर जाते समय किसी ध्यान में, ख्यालों में खोया रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन जाते जाते उसके दिमाग में एक लाइन आई which really seemed to him एंटरटेनिंग, जो कि उसको एंटरटेनिंग दिख रही थी, अर्थात उसको बहुत अच्छी लग रही थी। He had naturally been thinking of his rat traps. उसी के बनाए हुए रैट ट्रैप के बारे में सोचता है। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक करता है कि ये जो पूरा संसार हमारे आसपास है, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो सोचता है कि ये जितनी भी लैंड है, सीज है, सिटीज या विलेजेस हैं, ये एक बहुत बड़े रैट ट्रैप की तरह है, अर्थात ये सब चीजें एक चूहेदानी की तरह हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये सोचता जा रहा है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है, कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे आसपास संसार में, ये सारी एक चूहेदानी की तरह है। कि जिस प्रकार चूहेदानी का पर्पस क्या होता है? केवल अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेना और उसको अपने जाल में फंसा लेना। तो ये सोचता जा रहा है कि ये सारी चीजें बेट्स हैं। बेट्स मतलब कि जब कोई चीज या मीट का टुकड़ा रख दिया जाता है चूहेदानी के अंदर और चूहा आता है और उसके लालच में वो उसी के अंदर फंस जाता है, तो इसी से इन सारी चीजों का कंपैरिजन रैट ट्रैप से करते हुए ये रैट ट्रैप सेलर कह रहा है कि ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं ये सब रैट ट्रैप की तरह ही हैं। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क। तो ये बता रहा है कि ये जितने भी रिचेज पर्सन है, अमीर लोग हैं, या हमें खुशियाँ जो भी मिलती हैं, शेल्टर है, फूड है, हीट मतलब जो सन
सनलाइट प्राप्त होती है सन से, और जो अच्छे अच्छे कपड़े हमें मिलते हैं, तो सारी ये ऑफर करते हैं। किस चीज़ का ऑफर करते हैं? कि जिस प्रकार एक चूहे को चीज़ या पॉर्क यानी कि मीट का ऑफर किया जाता है, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही वो उसको टच करता है, चूहेदानी मतलब अंदर जाके टुकड़े को टच करने लगता है और उसी के जाल में फंस जाता है। इट क्लोज इन ऑन हिम, और उसी के अंदर फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद उसकी सारी अभिलाषाएं वहीं खत्म हो जाती है। तो वो इन सारी चीज़ों का, वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अच्छे घर या कपड़े या रिचेस्ट पर्सन, तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन रैट ट्रैप से यानी कि चूहेदानी करता है, और हम लोगों का कंपैरिजन किससे कर रहा है? एक चूहे से कर रहा है, रैट ट्रैप सेलर। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब रैट ट्रैप सेलर यानी कि ये जो चूहेदानी बेचने वाला है, सोचता हुआ जा रहा है कि ऑफ कोर्स ये सारी जो दुनिया है जो कि इसके लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं है, अर्थात इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। रास्ते में जाता जाता सोचता जा रहा है कि हाँ, ये जो दुनिया मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहती, इन सब के लिए ये अच्छा ही होगा, मतलब कि ये रैट ट्रैप के जाल में फंस जाएंगे। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये सोच सोच के ये जो बातें सोच रहा है, इससे इसको बहुत ही चेरिश्ड यानी कि बहुत खुशी हो रही है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare। snare का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रैप यानी कि जाल में, और ड्रेरी की मीनिंग होती है डल या सुस्त कह सकते हैं, और नेक्स्ट है प्लॉडिंग यानी कि थके हुए कदमों से। तो जब वो बहुत थके हुए कदमों से सुस्त होकर चलता जा रहा है रास्ते पे, और सोचता जा रहा है कि अच्छा ही होगा कि ये जो सारी दुनिया के लोग हैं, ये कुछ तो इस जाल में फंस गए हैं, और जो अदर्स एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो बाकी लोग हैं जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, वो भी एक ना एक दिन इसी जाल में फंस जाएंगे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of the little grey cottage by the roadside। तो एक बार शाम को जाते जाते उसने लिटिल ग्रे कॉटेज यानी कि एक छोटी सी झोपड़ी घर बना होगा, ये जो वुडन का बना होता है रोड साइड पे, उसके दरवाजे को उसने नॉक किया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर आस्क्ड शेल्टर फॉर द नाइट, और रात के लिए उसने नॉक करने के बाद दरवाजा जिसने भी खोला होगा उससे उसने शेल्टर मांगी। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। अधिकतर तो क्या होता था कि जब भी वो कहीं जाता था, किसी से शेल्टर मांगता था, लोग रिफ्यूज यानी कि मना कर देते थे। इंस्टीड ऑफ द सॉर फेसेस which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। तो अधिकतर लोग क्या करते थे, अपने सॉर फेसेस, सॉर मतलब अनप्लीजेंट वे में उसको मना कर देते थे। लेकिन अब जिसने ये दरवाज़ा खोला था, उस घर का ऑनर, जिसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, और वो अकेला ही रहता था, तो वो अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए इसको देख के बहुत खुश हो जाता है, और रैट ट्रैप सेलर को शेल्टर भी प्रदान कर देता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और जल्दी से उसने क्या करा, पॉरेज बनाने के लिए आग पे बर्तन चढ़ा दिया। पॉरेज की मीनिंग होती है स्टूडेंट ओट मीट, तो ओट मीट बनाने के लिए उसने आग के ऊपर बर्तन चढ़ाया। एंड गेव हिम सपर, और जिससे कि उसको रात का खाना मिल पाए। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। उसके बाद उसने एक तंबाकू का बड़ा सा रोल की एक स्लाइस निकाली, और हाफ हाफ दोनों ने ले ली, यानी कि रैट ट्रैप सेलर ने भी और ओनर ने भी, उस घर के ओनर ने। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। उसके बाद उसने कार्ड्स निकाले, एंड प्लेड जॉलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने के टाइम तक दोनों ने जॉलीज यानी कि कार्ड का गेम, दोनों ने आपस में कार्ड के गेम खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टबाको। जेनरस का मीनिंग होता है स्टूडेंट लिबरल। तो इतना ये लिबरल होता है, इतना नरम होता है कि जिस प्रकार से इसने पॉरेज और तंबाकू एक स्ट्रेंज पर्सन के लिए बनाया, मतलब पॉरेज बनाया और तंबाकू भी शेयर किया, उसी प्रकार इसने अपने सारे सीक्रेट भी उसके साथ शेयर किए। किसके साथ?
जो रैट रैप सेलर आया था, जो उसके लिए स्ट्रेंज था, उसके साथ किसने, ये ओल्ड मैन ने, जिसके घर उसने शेल्टर ली थी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। ओल्ड मैन ने गेस्ट को ये भी इन्फॉर्म किया कि जब मैं बहुत यंग हुआ करता था, ये डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि जब मैं बहुत यंग हुआ करता था, तब मैंने एक आयरन वर्क्स भी किया, आयरन मिल में भी काम किया, और उसके साथ साथ क्रॉफ्टर का भी काम किया, यानी कि एक ऐसी लैंड पे मैं काम करता था जिसके लिए मैं कुछ रेंट वगैरह दे के उस पर काम किया करता था, छोटे फार्मर की तरह। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब कह रहे हैं कि अब मैं इतना मेहनत का काम, श्रमिक काम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब मेरे पास एक काउ है। यस दैट्स बॉजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉज एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली। तो बॉजी यानी कि वो कह रहा है कि मेरे पास एक बहुत अधिक दूध, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूध देने वाली, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली एक काउ है, और उसी का शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, और उसी का इतना सारा दूध होता है जिसे मैं एज ए क्रीमी यूज़ करता हूँ, अर्थात एक डेयरी पे जाके बेचता हूँ जहाँ पे चीज़ या क्रीम बनाया जाता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और अब वो ये भी स्ट्रेंजर को बता देता है कि लास्ट मंथ मैंने इसको बेच के, यानी कि काऊ के मिल्क को बेच के 30 kroner, क्रोनर की मीनिंग होती है वो जो स्वीडन करेंसी होती है, जैसे इंडिया में रुपीस कहा जाता है तो स्वीडन में क्रोनर बोला जाता है। कह रहा है कि स्वीडन करेंसी मुझे 30 kroner प्राप्त हुई है पेमेंट में। स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. स्टूडेंट ओल्ड क्रॉफ्टर को लगता है कि शायद इसे, यानी कि जो रैट रैप सेलर है, स्ट्रेंजर है उसके घर में, उसको ऐसा लगता है कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पास 30 kroner है या मुझे काऊ का दूध बेच के 30 kroner की प्राप्ति हुई है। इसलिए वो एक अपने विंडो फ्रेम के पास जाता है और वहाँ पे एक नेल लगा होता है, नेल यानी कि कील होता है, उस पर एक पाउच टंगा होता है, लेदर का छोटा सा पर्स या पाउच टंगा होता है, और उसमें से वो 30 kroner निकालता है और उसको उसका बिल्स दिखाता है। दिस ही हेल्ड up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. उसको दिखाता है रैट रैप सेलर को, और उस पाउच को जब वो दिखाता है तो वो नॉडिंग करता है, यानी कि शेकिंग हेड, अपना सर ऐसे करके हिला देता है कि हाँ चलो ठीक है, और उसके बाद फिर से वो वापस वही जो पाउच है उसको उसी जगह पे, उसी विंडो के फ्रेम पे जो कील लगा होता है उस पर हैंग कर देता है। द नेक्स्ट बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, और अगली सुबह, गुड सीजन मतलब ठीक टाइम पे दोनों जने उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को अपने काउ का मिल्क निकालने की जल्दी रहती है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो रैट रैप सेलर होता है जो उनके घर रुका होता है रात को, उसको भी लगता है कि ये जो हाउस का ऑनर है ये तो उठ गया है, अब मेरा भी ज्यादा देर तक बेड पे रहना अच्छा ना होगा, इसलिए वो भी उठ जाता है, अर्थात दोनों जने टाइम से उठ जाते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे कॉटेज से निकल जाते हैं अपने अपने काम के लिए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो ओल्ड क्रॉफ्टर होता है वो डोर को लॉक करता है और अपनी पॉकेट के अंदर की को रख लेता है। द मैन विद द रैट रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। मैन विद द रैट रैप यानी कि जो रैट रैप सेलर होता है वो थैंक यू बोलता है, किसे बोलता है, ओल्ड क्रॉफ्टर को। क्यों बोलता है? क्योंकि रात भर वो उनके घर रहा और उसके साथ उन्होंने कार्ड्स का गेम भी खेला ओल्ड क्रॉफ्टर ने, और उसके साथ बातें भी की और उनको खाने के लिए पॉरेज भी सर्व किया, तो इसीलिए उनको थैंक यू कहता है और दोनों जने अपने अपने वेब के लिए निकल पड़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट रैप पैडलर stood again before the door,
और आधे घंटे बाद फिर वो पैडलर मतलब वही जो सेलर था, रेड ट्रैप सेलर, आधे घंटे बाद उसी कॉटेज पर वो वापस आता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हावर, और वो दरवाजे से जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड। वो अपने हाथ से विंडो का जो पेन होता है, शीशा होता है, उसको तोड़ देता है। स्मैश्ड मतलब जोर से उस पर धक्का मार के उसको तोड़ देता है, ठोकर लगाकर। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और वो जो पाउच टंगा होता है विंडो के अंदर से हाथ डालकर वो उस पाउच को निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में वो मनी को रख लेता है। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इट इन प्लेस एंड वेंट अवे, और बहुत ही सावधानी से उसे अपने प्लेस पे टांग देता है वापस से उस खाली पाउच को, क्योंकि मनी तो उसने अपनी पॉकेट में रख ली, और वहां से चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट he felt quite pleased with his masterfulness। जब वो अपनी पॉकेट में रखे हुए पैसों के साथ वहाँ से चला जाता है तो वो क्या सोचता जाता है कि मैंने तो बहुत स्मार्टनेस काम किया, और बहुत खुश होता जाता है। मतलब अपनी इस काबिलियत पे कि जो उसने पैसे चुराए हैं उस पर बहुत खुश होता है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। तो वो क्या सोचता है कि अब मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद पुलिस या कोई मुझे पकड़ ना ले, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। और वो किस तरफ मुड़ जाता है? जिधर वुड्स होता है, यानी कि जंगल के रास्ते से वो जाने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और शुरू के आवर्स में तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे ही दिन होता जाता है तो उसको बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर कंफ्यूज हो जाता है और उसी में घूमता रह जाता है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन द डेफिनिट डायरेक्शन, वो तो बहुत कोशिश करता है कि मैं सही डायरेक्शन पे चलूं, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही स्ट्रेंजर लगता है उसको, ट्विस्ट होता है, यानी कि बार बार वापस से घूम के वो वहीं आ जाता है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो सोचता है कि मैं चलता जाऊंगा ये जंगल खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फाइनली वो क्या रियलाइज करता है कि वापस से वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो सोचता है कि यहाँ से जाकर अब मैं निकल जाऊंगा। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, अब उसे वही अपने थॉट्स जो वो सोच रहा था पहले, कि एक बार चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो क्या विचार करता है कि ये जो दुनिया है पूरी रैट ट्रैप है, यानी कि एक चूहेदानी की तरह है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब वो सोच रहा है कि अब तो मेरा ही टर्न आ गया है और अब मैं एक चूहे की तरह इस दुनिया में फंस चुका हूँ, अर्थात रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कोट, वो सोचता है उसी प्रकार जिस प्रकार चूहा बेवकूफ़ बन जाता है और ये मीट या किसी टुकड़े की लालच में आकर अपने आप को एक जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार से मैं भी आज मूर्ख बन गया हूँ और दुनिया के जाल में अर्थात रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज इन थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, जो पूरा फॉरेस्ट होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत ही थिकेस्ट यानी कि बहुत ही घनी घनी होती हैं और बहुत ही घना जंगल होता है। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्राइजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अब वो सोचता है ये इस प्रकार की जेल है जिससे निकलना, इम्पेनेट्रेबल की मीनिंग होती है स्टूडेंट इम्पॉसिबल टू पास थ्रू, यानी कि जिससे निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। Now we come on page number 35. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. अब जो रेड ट्रैप सेलर है वो बता रहा है कि दिसंबर का मंथ था और जो दिसंबर के मंथ में क्या होता है विंटर सीजन में जल्दी जल्दी अंधेरा होने लगता है और वो कह रहा है कि फॉरेस्ट में डार्कनेस छाती जा रही थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और खतरा बढ़ता जा रहा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम की मीनिंग होती है स्टूडेंट सैडनेस और डिस्पेयर की मीनिंग होती है डिसअपॉइंट या होपलेस, तो या होपलेसनेस। तो क्या होता है कि जब डार्कनेस होती जा रही है, खतरा भी उसको बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ग्लूम यानी कि सैड हो जाता है और बहुत ही होपलेसनेस हो जाता है। फाइनली ही सा नो वे आउट, और फाइनली उसको लगता है कि अब तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर ही लेट जाता है।
टायर्ड टू डेथ, अब उसको लगता है कि अब तो मेरी मौत ही निश्चित है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोचता है कि अब तो मेरा जीवन का लास्ट मोमेंट आ गया है, यानी कि मेरी मौत फाइनली निश्चित है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही वो अपना सर जो है कि जमीन पर रखता है, लेटता है, यानी ही हेयर्ड ए साउंड, वो एक आवाज़ सुनता है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग यानी कि जब एक लोहे के किसी टुकड़े को या लोहे को किसी हामर से बहुत जोर जोर से कूटा जाता है उसको फ्लैट करने के लिए, तो उसे थम्पिंग कहते हैं। तो उसे अचानक से थम्पिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, सोचता है कि कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वो उठाता है, यानी कि खड़ा होता है। दोज आर द हार्मर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और वो सोचता है कि यहाँ पे जरूर आस पास कोई आयरन मिल है जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और आसपास वहाँ लोग भी जरूर होंगे, क्योंकि जब आवाज़ आ रही है लोहे को पीटने की तो लोग भी जरूर होंगे। ही सम्मन ऑल हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वो जितनी भी उसकी पावर होती है उसको सम्मन यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। गॉट अप, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और थकी थकी सी चाल में जिधर से वो आवाज़ आ रही होती है उसको फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में चला जाता है। द रेम्सो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। अब ये रैम्सो यानी कि ये जो इसकी ऑथर है, इस चैप्टर की, इस स्टोरी की जो ऑथर है, वो बता रही हैं कि ये जो आयरन की फैक्ट्री है तो अब इस समय तो ये क्लोज है, लेकिन इससे पहले जब बहुत साल पहले जब ये चलती थी तो क्या होता था वहाँ पे स्मेल्टर, स्मेल्टर की मीनिंग होती है स्टूडेंट आ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर मेल्टिंग मेटल, यानी कि धातु पिघलाने की जो मशीन होती है वो भी चलती थी, और रोलिंग मिल भी होती थी जिसमें रोलिंग मेटल को रोल किया जाता था। फॉर्ज यानी कि आ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड, छोटा सा एरिया जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता था। तो ये सब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कहाँ का, जो ये जो आयरन मिल है उसके आसपास का। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ द हैवी लोडेड ब्रेजेस एंड द स्कॉस slid down and canal which led to the large inland lake। अब ये इनलैंड एक लेक का नाम है। कह रहे हैं कि समर टाइम जब होता था तो वहाँ पर एक लेक थी आयरन मिल के पास, और वहाँ से सामान ट्रांसपोर्टर के लिए इस लेक का इस्तेमाल किया जाता था, इनलैंड लेक का। और सामान को किस में भेजा जाता था बार्जेस और स्कॉजे, यानी कि एक ऐसी बोट, फ्लैट बोट जिसमें इन सामान को रख के इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन from the big charcoal and craters। तो जब विंटर टाइम होता था तो विंटर के समय ये जो लेक होती थी वो तो बर्फ जम जाती थी, उसमें पानी जम जाता था, और तब का किस चीज़ का यूज किया जाता था, रोड का यूज किया जाता था। और जो ये रोड थी वो डस्ट से पूरी तरह ब्लैक हो रखी होती थी। कौन सी डस्ट, ये जो कोयले से निकलने वाली डस्ट थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये कब का समय था, क्रिसमस से पहले का समय, क्योंकि दिसंबर का मंथ था और लास्ट डेज थे, तो क्रिसमस से पहले के दिन के दौरान की ये बात है जब वो जंगल से उधर की तरफ जा रहा था, किधर, आयरन मिल की तरफ। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फरेंस वेटिंग फॉर द pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। तो वहाँ पे कौन था आयरन मिल में, जब वो गया तो उसने क्या देखा कि एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार बैठा हुआ है, और उसके साथ उसका एक हेल्पर है जिन्होंने फर्नेस में किसको रखा हुआ है, आयरन को रखा हुआ है, और उसके मेल्ट होने का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो मेल्ट हो जाएगा आयरन उसके बाद उसको वो एनविल पे रखेंगे। एनविल क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर रख के और हामर से किसको रख देते हैं, आयरन को, पिघले हुए आयरन को उस पे ऊपर रख देते हैं और हामर से बहुत जोर जोर से ठोकते हैं जिससे कि वो शीट में या फ्लैट हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Through, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। पे क्या हो रहा था, एवरी नाउ एंड देन मतलब एक एक करके, कौन कौन, जो वो ब्लैक स्मिथ था और उसका हेल्पर था, एक एक करके स्टील
मतलब वो फायर के अंदर आयरन बार को रख रहे थे और एक एक करके जाके उसको घुमा घुमा के आ रहे थे, जिससे कि वो चारों तरफ से अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जब वापस आते थे तो वो ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन मतलब स्वेट यानी कि पसीने से पूरी तरह भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हीट होती है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा आग की गर्मी होती है, जिसकी वजह से उनको पसीना आ जाता था। थ्रू एज ही वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, और उन्होंने क्या पहना होता था, एक लंबी सी शर्ट पहनी होती थी और वुडन के शूज पहने हुए होते थे जब वो उसको हिलाने जाते थे, किसको, आयरन को। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज। अब उस फोर्ज में से आवाजें आ रही थी। कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? द बिग बेलोज ग्रॉन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। एक तो जो कोयले जल रहे थे उसके तड़कने की आवाज आ रही थी और बेलोज की आवाज आई। बेलोज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा देने के काम आता है, जिसको दबाओ जोर जोर से तो उसमें से हवा निकलती है। तो वो आग की तरफ वो बेलोज को चला रहे थे, जिससे कि और ज्यादा आग तड़के और कोयले तड़के, जिसकी वजह से आयरन जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। द फायर बॉय शॉलोड चारकोल्स इनटू द मॉस ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर। शॉवल किसे कहते हैं स्टूडेंट? खोदना या मूव कराना। और फॉर्ज क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है। तो वहाँ पे एक फावड़ा, जो फ्लैट फावड़ा सा होता है, उससे वो कोयले को इधर उधर मूव करा रहे थे, जिससे कि वहाँ पे जो आग है वो और तड़के और जल्दी जल्दी से कोयले से हीट निकले और जो आयरन है वो मेल्ट हो जाए। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ। स्टूडेंट, एक आवाज आ रही थी बेलोव्ड की, दूसरी आवाज किसकी आ रही थी जिससे वो कारकोल को हिलाया जा रहा था, मूव कराया जा रहा था। और इसके अलावा एक और आवाज आ रही थी क्योंकि वहाँ पे एक वाटरफॉल था और जिससे वो जो रूफ थी, किसकी रूफ? वो आयरन मिल की जो रूफ थी वो ब्रिक टाइल की बनी हुई थी, उस पे ब्रिक लगी हुई थी और उस पे वहाँ वाटर गिरने की या रेन की गिरने की आवाजें आ रही थी। तो इन्हीं आवाज को फॉलो करते हुए जो रैट रैप सेलर है वो वहाँ पहुंच रहा था आयरन मिल में। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। आवाजों के बीच में वो जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि जो रैट रैप सेलर ने दरवाजा खोला, अंदर आया और आके जब तक वो फर्नेस यानी कि आग की भट्टी के आगे आके खड़ा नहीं हो गया, उसने बिल्कुल भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of fire. रैट रैप सेलर का अंदर आना श्योरली ब्लैक स्मिथ के लिए बिल्कुल क्या था? अनयूजुअल था। क्यों था? क्योंकि अधिकतर क्या होता था विंटर के समय में, ये जो मिलके सूटी पेन्स का मतलब क्या होता है? विंडोज। और सूटी जो वुड और कोयले को जब पिघलाया जाता था, मिलाया जाता था, तो उसमें से पाउडरी टाइप का जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकल के उड़ के विंडो पर लग जाता था और वो विंडो धुंधली हो जाती थी और बाहर से निकलने वाले कोई जो शेल्टर प्राप्त करने वाले वैगाबॉन्ड्स होते थे तो वो उस विंडो पैन में से देखकर अंदर आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? शेल्टर लेने के लिए। तो इसलिए उसके लिए अनयूजुअल था ब्लैक स्मिथ के लिए, इसीलिए उसने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये भी कोई होगा वैगाबॉन्ड की हीट पाने के लिए, शेल्टर लेने के लिए अंदर आ गया है। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. उसने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्लैक स्मिथ ने, उसने उसको कैजुअली लिया, बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया, ऐसे बस जरा सा उठाया, मुंह अपना देखा और इनडिफरेंटली रूप में और इंट्रूडर समझकर, इंट्रूडर यानी कि एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो जो अंदर आ गया था रैट रैप सेलर, डिफरेंटली वे में उसको देखा और अपने काम में लग गया। He looked the way people of his type usually did. और यूजुअली क्या होता था, इस टाइप के लोग अंदर आते रहते थे और शेल्टर लेते थे, वहाँ लेटते थे, सोते थे और सुबह चले जाते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसने भी सोचा ये भी वैसा ही कोई है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। डर्टी रैग्ड, उसने गंदे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। एंड विद अ बंच ऑफ रैट रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पे आगे लटक रही है, हैंग कर रही है। क्या लटक रही है? चूहेदानियां उसने लटका रखी है अपने आगे
He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब उसने परमिशन मांगी यहाँ पे रुकने की, तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने भी बिना कुछ ज़्यादा उससे बात नहीं करी और कोई उसको ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बस नॉडेड, अपना सर हिला दिया, यानी कि बिना एक सिंगल वर्ड कहे और बिना उसको ऑनर दिए उसने उसको सर हिला के परमिशन दे दी रुकने की. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. ब्लैक स्मिथ ने उससे कोई बात नहीं करी, तो ट्रैम्प यानी कि ये जो पैडर था, ये जो रैट ट्रैप सेलर था, इसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वैसे भी वो किसी से कम देयर नॉट टू टॉक, किसी से बात करने नहीं आया था, वो तो केवल वार्मथ लेने आया था. यानी कि विंटर का सीजन था, उसको बहुत ही टायर्ड हो चुका था, थक चुका था जंगल में घूम घूम के, और उसको बहुत सी नींद आ रही थी, इसलिए उसने भी कोई बात नहीं कही. इन दोज डेज द रेम्जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. अब इन दिनों ये जो रेम्जो मिल है, इसके जो मालिक है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है. प्रोमिनेंट की मीनिंग होती है ए फेमस या रिच पर्सन. तो इतने बहुत ज़्यादा फेमस है, रिच पर्सन है, और उनका एम्बिशन क्या रहता है, एम क्या रहता है, मार्केट में उनकी जो मिल है वो सामान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिके, यानी कि उनका कारोबार तरक्की करे. तो इसका उनका मेन एम यही होता है. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. और वो दिन रात क्या करते हैं, चेक करने के लिए वहाँ पे आते रहते हैं कि जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. और इस रात भी जब वो ही यहाँ पे किसके लिए आया, रैट ट्रैप सेलर, मतलब जब वो आके लेटता है, वहाँ पे आता है फौज के आगे, आग की भट्टी के सामने लेट जाता है, तो इंस्पेक्शन के लिए ये जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं वो उस रात भी आते हैं. नेचुरली द फर्स्ट थिंग he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो जब ये इंस्पेक्शन के लिए आयरन फैक्ट्री के जो मालिक है वो आए, तो उन्होंने देखा कि ये जो फटे पुराने कपड़े में फर्नेस के सामने, यानी कि आग की भट्टी के इतने पास वो जो लेटा हुआ है, और इतना पता चल रहा है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, क्योंकि उसके रैग्स में से, जो उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उसमें से स्टीम बाहर आ रही है. तो उसको देख के लग रहा है कि इसको कितनी हीट लग रही होगी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. अब आयरन मास्टर ये जो मालिक थे, इन्होंने ब्लैक स्मिथ की तरह ही उसको फॉलो नहीं किया. ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, बिल्कुल उसको ऑनर नहीं दिया, ना उससे कोई बात की, बस ऐसे सिर हिला दिया कि चलो ठीक है रुक जाओ. लेकिन who had to look at the stranger, आयरन स्मिथ ने कैसे देखा था उसको, एक स्ट्रेंजर की तरह, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. बट ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लेकिन ये जो आयरन फैक्ट्री के मालिक थे वो उसके पास गए. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, ध्यान से उसको देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लॉश हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने जो अपने सिर के ऊपर जो हैट रखी हुई थी उसको हटाकर उन्हें बहुत ही ध्यान से, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने बहुत ही ध्यान से उसके फेस को देखा. But of course it is you, Nils Olof, he said, how you do look. स्टूडेंट यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो उसको अपना, जो रैट ट्रैप सेलर होता है, उसको अपना पुराना दोस्त समझने लगते हैं. वो कहते हैं कि अरे नील्स ओलॉफ, ये तुम हो, और तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है, कैसे दिख रहे हो तुम. द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज. ट्रैप सेलर था, इसने इस मैन को, यानी कि आयरन फैक्ट्री के जो मालिक थे, आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि उसने अपना नाम नहीं बताया. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और वो सोचता है कि ये मुझे पुराना अपना परिचित समझ रहे हैं, एक्वेंटेंस पुरानी जान पहचान वाला अगर समझ रहे हैं, तो ही माइट परहैप्स थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर. तो ये
पक्का ही मुझे थोड़ी से क्रॉनर यानी कि कोई मनी मुझे जरूर दे देंगे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए उसने उनको पूरे अपना परिचय नहीं दिया, ना अपना नाम बताया। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड, और उसने कहा कि डाउन हिल का मतलब बद से बदतर। उन्होंने कहा हाँ मेरी कोई सिचुएशंस आ गई थी जिसकी वजह से मेरी ये बद से बदतर हालत हो गई है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर तो उसको अपना पुराना परिचित समझते हैं क्योंकि वो आर्मी में जॉब करते थे, तो वो भी सोचते हैं कि ये भी कोई रेजिमेंट है यानी कि ये भी कोई आर्मी का सोल्जर है, और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने रिजाइन कर दिया। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन द सर्विस एट दैट टाइम, कहते हैं कि अगर उस टाइम पे मैं जॉब में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं तुम्हें कभी भी रिजाइन नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम हमारे घर चलो। डू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल comrade that however did not please the tramp। अब इस ऑफर को, जो उन्होंने ऑफर दिया आयरन मास्टर ने, इस ऑफर को सुनकर ये जो ट्रैम्प यानी कि जो रेट सेलर है वो बिल्कुल भी प्लीज यानी कि खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी। वो सोच रहा था अब मैं ये ऑफिसर के घर, सोल्जर के घर जाऊंगा और तो मैं और ही फंस जाऊंगा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इस डर से वो ये इस ऑफर को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। पेज नंबर 37। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अब वो कह देता है नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, इतना ही कह के चुप हो जाता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर। अब वो 30 क्रॉनर जो उसने चुराए हुए होते हैं उसके बारे में सोचने लगता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरी इनटू द लायंस डेन। वो सोचता है कि ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार एक शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि मैंने चोरी कर ली है और ये तो कर्नल है, ये एक आर्मी ऑफिसर है, इनके साथ मैं जाऊंगा इतने बड़े से घर में तो कहीं मैं फंसी ना जाऊं, तो उसी प्रकार होगा जैसे कि एक शेर की गुफा में हाथ डालने जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as unconsciously as possible। unconsciously की मीनिंग होती है स्टूडेंट नॉट नोटिसेबल, विच इज नॉट नोटिसेबल यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देना। और वो सोचता है कि मैं तो केवल यहाँ पे एक शरण प्राप्त करने के लिए आया था। फौज की जो गर्मी है, क्योंकि बाहर विंटर सीजन था, दिसंबर का मंथ था, और मैं तो केवल यहाँ पे किस लिए आया था? शरण लेने ही आया था, और ये तो मैं उल्टा ही फंस रहा हूँ। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। जो आयरन मास्टर होते हैं वो सोचते हैं इसके कपड़े इतने गंदे से हैं, फटे पुराने हैं, इस वजह से ये मेरे साथ जाना नहीं चाह रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there। अब आयरन मास्टर क्या कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि हमारा बहुत सा बड़ा घर है और तुम एम्बेरेस्ड यानी कि शर्म फील मत करो हमारे घर जाने में। He said एलिजाबेथ इज डेड। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। एलिजाबेथ यानी कि जो मेरी वाइफ है उसकी तो डेथ ही हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, ऐसा तो तुमने सुना ही होगा, तुम्हें पता ही होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पे मेरे अलावा एक मेरी बड़ी पुत्री है और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी did not have any company for Christmas। और हम चाहते हैं कि इस बार क्रिसमस तो आने वाला है कि हम क्रिसमस तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करें। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। अब तुम ज़्यादा देर मत करो, जल्दी करो और मेरे साथ चलो, और जो क्रिसमस पे इतना अच्छा डिलीशियस फूड जो बनेगा उसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। But the stranger said no and no and again no, and the iron master saw that he must give in।
जो स्ट्रेंजर होता है यानी कि जो रैट रैट सेलर होता है वो बार बार बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और वो मास्टर होते हैं वो गिव इन करते हैं। गिव इन मीन्स विल डेफिनेटली टेक हिम होम। वो सोचते हैं नहीं, मैं तो इसको डेफिनेटली लेके ही जाऊंगा अपने घर। इट लुक्स एज थ्रू कैप्टन वॉन still prefer to stay with you tonight. Storm, he said to the master blacksmith and turned to his heel. तो अब जो होते हैं कौन, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो वहाँ जो ब्लैक स्मिथ काम कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है, स्टीजन स्टॉर्म होता है। वो कहता है मुझे लगता है स्टीजन स्टॉर्म ये तो तुम्हारे साथ ही आज रात बिताना चाहते हैं, आपके साथ ही रुकना चाहते हैं। इतना कहते हुए वो यू टर्न लेते हैं। कौन, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ। लेकिन वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उनको जानता है अच्छी तरह से अपने मालिक को, और वो थोड़ा सा हंसता है। क्यों, who knew him understood very well that he had said his last word। वो कहता है कि अरे इन्होंने तो अभी अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला, यानी कि वो ये सोचता है कि अभी फिर से ये वापस आएंगे और इनको ले जाके ही अपने घर ले जाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ उनका जो कारीगर होता है वो तो जानता है ना अपने मालिक को कि वो कितने जिद्दी हैं। तो इसके बाद इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज। अब केवल आधा ही घंटा होता गया हो उनको जाए हुए, केवल आधा ही घंटा हुआ होता है कि एक व्हील के चलने की, कैरेज के चलने की, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके चलने की आवाज आती है। न्यू गेस्ट केम इन बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। अब एक नया गेस्ट आता है, लेकिन इस बार वो जो आयरन मास्टर होता है वो खुद नहीं आते। ही हैड सेंड हिज डॉटर। अब उन्होंने अपनी पुत्री भेजी होती है, अपेरेंटली होपिंग दैट she would have better power of persuasion than he himself। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और उन्होंने क्या सोचा है, मैं तो इनको नहीं ले जा पाया, लेकिन जो मेरी बेटी है उसमें किसी को मनाने की बहुत अच्छी पावर है, इसलिए वो शायद इसको ले जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। एंटर करती है कौन, जो आयरन मास्टर होती है उनकी बेटी। फॉलोअप्ड बाय ए वैलेट, उनके साथ एक वैलेट मतलब उनका एक सर्वेंट भी होता है, और जिसने अपने हाथ में एक फर कोट पकड़ रखा होता है। किसके लिए पकड़ रखा होता है, ये जो स्ट्रेंजर है यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है, शरणार्थी, उनके घर वहाँ पे फॉर्ज में आके रुका हुआ है, फर्नेंस के आगे लेटा हुआ है, उसके लिए। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो थोड़ी शाय थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening। तो फॉर्ज में जैसा पहले था वैसा ही था, मतलब हाथ की भट्टी के सामने वो लेटा हुआ था, और वहाँ पे बहुत ही गर्म उसको हीट मिल रही थी, और जो ब्लैक स्मिथ है और उसके साथ ही काम कर रहे थे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ and his apprentice still sat on their bench and iron and चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अब वो दोनों बेंच पे बैठे हुए थे, कौन, ब्लैक स्मिथ और उनका अप्रेंटिस यानी कि जो उनका साथी था, वो बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे, कि ये जो आयरन उन्होंने रखा हुआ है भट्टी के अंदर कि वो मेल्ट हो और वो अपना आगे का काम कर। स्ट्रेंजर हैड stretches himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपने हाथ पैर पसार के फर्श पर लेटा हुआ है आग की भट्टी के सामने, और जो एक उसने अपना एक आयरन का पीस अपने सिर के नीचे रखा हुआ है एज अ पिलो, और उसने अपने फेस को कवर कर रखा है। किससे, ये अपनी जो हैट है उसको अपने फेस पे रख के सोया हुआ है। एज सुन एज द गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his head। और उसी समय वो जो गर्ल है आई है, आयरन मास्टर की बेटी आगे आती है और उसके फेस से उसकी हैट हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसको आदत है कि एक आंख खोल के सोने की। ही जम्प्ड अप एरप्टली एंड सीम्ड अप टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अब जैसी वो हैट हटाती है गर्ल तो वो बहुत डर सा जाता है, एकदम जंप
करता है कि ये कौन है। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, सेड द यंगर लैंगल बोलती है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने बताया कि तुम इस फोर्ज में आज रात रुकना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, लेकिन मैं तुमसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि लेकिन तुम हमारे घर चलो, यहाँ मत रुको। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब वो कैप्टन उनको क्यों कहती है, क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो सोचते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, और वो भी अपने टाइम पे कैप्टन थे, तो वो सोचते हैं कि ये कैप्टन है, तो इसलिए वो कैप्टन कह के संबोधित करती है कि ओ कैप्टन, मेरे को बहुत सॉरी है कि ये जो तुम ऐसी कंडीशन में तुम सो रहे हो और जो तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा है, इसके लिए भी मैं सॉरी फील करती हूँ। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. वो उसके साथ बहुत ही compassionately यानी कि showing sympathy for others दयापूर्वक रूप से उसको देखती है और नोटिस करती है कि ये बहुत ही afraid यानी कि बहुत डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from the jail, या तो इसने कुछ ना कुछ चुराया है किसी का, और या ये जेल से भागा हुआ है इसलिए इतना डरा हुआ है। She thought and added quietly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you come. अब वो उसको कहती है, जो गर्ल है उसको रैट रैप सेलर से कहती है कि कैप्टन तुम ऐसा मत फील करो, तुम मत डरो, जैसे कि तुम फ्रीली आए हो उसी प्रकार से फ्रीली तुम वापस भी जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ तुम क्रिसमस ईव तक रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो ऐसा बहुत ही फ्रेंडली मैनर रूप से उसको कहती है दैट द रैट रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और जो रैट रैप सेलर है उसको भी उस पर विश्वास हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। रैट रैप सेलर कह रहा है ये बात। यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस, लेकिन तुम मेरे लिए इतना बॉदर हो रही हो, तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी चल देता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स। ट्रैप सेलर उनके एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो फर कोट होता है जो वो गर्ल आई है उसके सर्वेंट के हाथ में, वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो सर्वेंट है वो उसके फटे पुराने रैग्स के ऊपर यानी कि जो उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं उसके ऊपर कोट को पहना देता है। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और वो उस यंग लेडी के साथ उनके कैरेज में बैठ के चला जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, अब इन सारी चीज़ों को देखकर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बहुत ही एस्टोनिश्ड यानी कि ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है ये सब देखकर। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फोरबॉड, जब वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर इतने बड़े घर की तरफ जा रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत ही ग्रेट फीलिंग आती है, बहुत बुरे बुरे विचार से आते हैं। वाई द डेविल डिड आई फॉलोज मनी, अब वो सोचता है भगवान मैंने वो जो रुपए चुराए थे एक ओल्ड क्राफ्टर के, मैंने क्यों चुराए, पहले मैं जंगल में फंस गया उसके बाद अब मैं यहाँ फंसने जा रहा हूँ। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब वो सोचता है कि मैं तो उसी प्रकार एक जाल में फंस गया हूँ, अब मुझे शायद इस जाल से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले दिन क्रिसमस ईव होती है यानी कि क्रिसमस से 25 दिसंबर से पहले का दिन यानी कि 24 दिसंबर होता है। एंड when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब वो जो आयरन मास्टर होता है वो सोचता है कि कितना अच्छा है कि ये जो क्रिसमस ईव पे मैं इतने पुराने अपने ओल्ड फ्रेंड को लेके आया हूँ और अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसको अपने घर बुलाया और मैं उसके साथ क्रिसमस ईव मना पा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। अब जो टेबल पे बिजी थी सर्व करने के लिए खाना उनकी बेटी, तो वो उनसे कहते हैं कौन,
जो आयरन मास्टर होते हैं यानी कि फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि पहले तो हमें इनके ऊपर, किसके ऊपर, रैट ट्रैप सेलर के ऊपर कुछ लिटिल फ्लैश आ जाए, यानी कि इनकी बोन के ऊपर कुछ फ्लैश आ जाए, थोड़ा सा जो इतने ये वीक हो गए हैं थोड़े से इनके फ्लैश आ जाए बॉडी के ऊपर। एंड देन वी मस्ट सी दैट द गेट समथिंग एल्स टू डू देन द रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और इसके अलावा जो ये गली गली घूम कर रैट ट्रैप्स को बेचते हैं, इसके अलावा इनको हमें कोई ऐसा काम देना चाहिए जिससे इनको ऐसा काम ना करना पड़े। यानी कि वो अपनी बेटी से कहते हैं कि इनकी बॉडी को हमें पहले थोड़ा सा ठीक करना चाहिए खिला पिला कर, और इनको कोई अच्छा सा काम भी दे देना चाहिए जिससे इनको चूहेदानी ना बेचनी पड़े। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। डॉटर बोलती है कि ये तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा इनको देख कर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे इसको लेने गई थी, कहाँ, फॉर्ज में जब मैं इनको लेने गई थी लास्ट नाइट, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो इनको देख कर जब मैं पिछली रात इनको लेने गई थी तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कभी किसी ज़माने में इतने एजुकेटेड मैन रहे होंगे, क्योंकि इनके बोलचाल के ढंग से मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये पढ़े लिखे हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। अब उनके पापा कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो मेरी बेटी। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और क्लीन ड्रेसअप हो जाएंगे तो तुम इनको क्या समझने लगोगी, तो तुम इनको डिफरेंट, इससे अलग तुम्हें लगने लगेंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। और जो पिछली रात जो तुमने इनको देखा था तो वो तो उस समय तो ये बिल्कुल एम्बेरेस्ड थे, शाई फील कर रहे थे। द ट्रैप मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लोथ्स, मीन्स होता है होमलेस। तो वो कहते हैं, जो आयरन मास्टर होते हैं अपनी बेटी से कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, इनका ये जो ट्रैप मैनर है वो इनके ट्रैप क्लोथ के साथ साथ चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। जैसे ही वो कह रहे होते हैं, अपनी बेटी से ये बात कह ही रहे होते हैं कि उतने में ही डोर ओपन होता है और वो एंटर करता है स्ट्रेंजर। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और वेल ड्रेस्ड हो चुका है। द वैलेट हैड बार्ड हिम। जो वैलेट यानी कि जो उनका नौकर था उसने उसको नहलवाया, कट हिज हेयर कट कराए, एंड शेव्ड हिम, उसकी शेविंग करवाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और आयरन मास्टर के शूज और कपड़े भी उसको पहनने के दिए। He wore a white shirt and a starch collar and होल शूज। अब उसने क्या कर रखा है, एक व्हाइट शर्ट कलर की शर्ट पहनी हुई है जिसके कॉलर बहुत बड़े बड़े से हैं, होल शूज पहने हुए यानी कि बिल्कुल फिटेड शूज पहने हुए और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लग रहा है रैट ट्रैप सेलर। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब जो उनके स्ट्रेंजर है, जो गेस्ट है उनके घर आया हुआ है, वो बहुत ही ग्रूम्ड यानी कि रेडी होके तैयार होके आया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। और अब उसको देखकर आयरन मास्टर बिल्कुल भी प्लीज यानी कि खुश नहीं हुए, बिल्कुल भी उनको तसल्ली नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विद द पकड़ ब्रोज एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उनको पता चल गया है कि वो कैसी आंखों से देख रहे हैं, पकड़ आईब्रो से, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाली आंखों से उनको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी मेरा दोस्त नहीं लग रहा है, मुझे तो पक्का ही वो जो फर्नेस की लाइट पड़ रही थी उसमें एक मिस्टेक हो गई है और अब ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट। और अब जब वो पूरे दिन की अच्छी खासी रोशनी में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब मैं इसको अपना ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं समझ सकता, क्योंकि अब इसको समझने में मैं गलती नहीं कर सकता और अब मैं इसको पहचान गया हूँ। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर। बहुत गुस्से से वो चिल्लाते हैं, क्या मतलब है इसका। स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट की मीनिंग होती है प्रिटेंडेड या हाइड। अब स्ट्रेंजर समझ जाता है
कि अब इनको सब कुछ पता चल गया है। डिसिमुलेट मतलब हाइड, अब कुछ भी वो नहीं छिपाता। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, वो सोचता है कि ये जो स्प्लेंडर मिला, मुझे इतनी लग्जरी 1-2 दिन के लिए मिली थी, अब शायद वो ख़त्म हो गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, वो कहता है सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forest। कह रहा है कि मैंने तो तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पुराना एक्वेंटेंस हूँ, मैं तो एक पुअर ट्रेडर की तरह ही, मैं बता रहा था कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर ही हूँ, और मैं तो तुमसे प्रेयर भी कर रहा था, प्लीडेड भी यानी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रुकने दो फौज में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन एट वॉश, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड सो अवे। अब भी कह रहा है कि अभी भी कोई इसमें हार्म नहीं है, कुछ भी अभी नहीं हुआ, मैं ये अपने पुराने मतलब ये तुम्हारे जो अच्छे कपड़े हैं इसको उतार के अपने रैग्स पहन लेता हूँ, पुराने कपड़े अपने पहन लेता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। आयरन मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन यह भी तो सही नहीं है कि तुमने अपनी ऑनेस्टी तो नहीं दिखाई ना, इसको बताने में तुमने साफ साफ तो नहीं बताया ना कि मैं तुम्हारा पुराना एक्वेंटेंस नहीं हूँ। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम इसको स्वीकार तो करते हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शेरिफ यानी कि पुलिस को बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टुक स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मुट्ठी। अब मुट्ठी से अपने टेबल को ऐसे ठोकते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के से कहता है, सुनो आयरन मास्टर, कि जिस प्रकार से ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि एक जाल में फंस जाता है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पर्क सेट आउट ऑफ द ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू द ट्रबल। कह रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार एक चूहे को एक मीट का टुकड़ा दिखाकर उसको जाल में फंसाया जाता है, इसी प्रकार हमें भी तुम जैसे लोग अच्छे अच्छे कपड़े और चीजें दिखाकर, लालच देकर इस वर्ल्ड के जाल में तुम फंसा लेते हो। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लुक्स मी up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught इन द ट्रैप। ट्रैप सेलर अब कहता है कि चलो ठीक है, अब पुलिस वही होगा, अब पुलिस आएगी और मुझे लॉकअप में बंद कर देगी। और आयरन मास्टर तुम एक बात याद रखो कि तुम उसी प्रकार कर रहे हो, उसी प्रकार तुमने किया कि एक बड़ा सब जैसे पीस का टुकड़ा चूहे को दिखाया जाता है, जाल में फंसाया जाता है, उसी प्रकार से तुमने मुझे भी एक लालच देकर जाल में फंसा दिया है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। अब इस पर फिर आयरन मास्टर हंसते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने इतनी अच्छी अच्छी सी बातें कही और इसलिए हम क्रिसमस ईव पे पुलिस को नहीं बुलाते, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो जो मैन है यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है डोर को ओपन करने लगता है, द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, और उनकी बेटी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ ही रुकें। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इतना कहते हुए दरवाजे को बंद करती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या करने जा रही हो, सेड द फादर, उसके पापा कहते हैं बेटी को। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब वो जो डॉटर होती है वो बहुत ही शाय फील करती है और वो समझ नहीं पाती है कि क्या मैं आंसर दूं, और चुप रहती है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी इवन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री वैच। और वो सोचती है कि जब मैं खाना बना रही थी, क्रिसमस का खाना बना रही थी, क्रिसमस ईव का, तो मैं सोच रही थी कितना अच्छा होगा आज, कितना अच्छा दिन है कि मैं इस बेचारे भूखे के लिए खाना बना रही हूँ। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस,
once, and that was had interceded for the vagabond. उसको इस vagabond के लिए, यानी कि जो मुसाफिर है, इसके लिए कोई भी वर्ड उसको समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ. I am thinking of this stranger here. मैं तो केवल इस अजनबी के बारे में ही सोच रही हूँ, said the young girl. केवल इतना ही कहती. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहती है कि ये ऐसे मुसाफिर पूरे साल भर इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं, और एक भी सिंगल प्लेस ऐसा नहीं होता, कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे ये वेलकम किए जाते हों. Whenever he turns he is chased away. और हर जगह से इनको भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और हर जगह पे इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और क्रॉस एग्जामिन मतलब इनके खिलाफ ही कदम बढ़ाया जाता है, इनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर. मैं तो चाहती हूँ कि पूरे साल में एक दिन जो मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे साथ क्रिसमस को एंजॉय करें. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. अपनी दाढ़ी में कुछ ऐसे हल्का सा फुसफुसाते हैं आयरन मास्टर. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. और वे उसके अपनी बेटी के इस आइडिया को अपोज यानी कि इनकार नहीं कर पाते. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक. यह तुम्हारी गलती है. ऑफकोर्स शी कंटिन्यूड. लेकिन वो कंटिन्यू रहती है. बट एनी वे आई डू नॉट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब वो कहती है कि हमने तो इसके, जब आयरन मास्टर कहते हैं अपनी बेटी से कि तुम एक गलती कर रही हो, तुम एक शरणार्थी को, एक अजनबी को अपने घर और ज़्यादा रोक रहे हो जब तुम्हें पता भी चल गया है. तो वो कहती है कि हमने तो चाहा था ना कि क्रिसमस ईव हम इसके साथ एंजॉय करेंगे, और मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बींग की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह हम इसके साथ ही क्रिसमस एंजॉय करें. यू टू प्रीच वर्स देन ए पर्सन. अब आयरन मास्टर कहते हैं कि वो जो एक पार्सन होता है, मतलब जो पादरी होता है कि कहाँ पे, चर्च में, उससे भी अच्छा तुम तो उपदेश, वो कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, लेकिन तुम तो उससे भी अच्छा उपदेश दे देती हो और हमें अपना आइडिया से मना लेती हो. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. और अब मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारा डिसीजन गलत ना हो, मतलब तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया था. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू बी टू द टेबल. अब वो जो यंग गर्ल होती है वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर उसको टेबल पर बिठाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट. यहाँ पे बैठो और खाओ. शी सेड, वो ऐसा बोलती है. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब उसके फादर ने उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड. अब वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है एक भी वर्ड नहीं कहता है. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. और वो बैठ जाता है टेबल पे और खाना को खाने लगता है. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. और बार बार उस गर्ल की तरफ देखता है कि जो उसका इतना ज़्यादा, जिसने उसका इंटरसीडेड किया, यानी कि उसका इतना अधिक पक्ष लिया है. वाई हैड शी डन इट. और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया है. व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी. और इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है कि इस गर्ल ने मेरा इतना साथ दिया है या मेरा पक्ष लिया है. क्रिसमस ईव एट रेंजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. और क्रिसमस की ईव जैसे रेंजो में पहले बीतती थी वैसी ही बिल्कुल इस बार भी बीती. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. उसने भी कोई परेशानी नहीं करी, किसी को कुछ नहीं कहा और सोता ही रहा स्ट्रेंजर. द होल फॉरनून ही lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. और एक ही पोजीशन में फैल के सोफे पर जैसे वो सोया था वैसे ही सोया रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. उन्होंने कहा, उसको उठाया कि क्रिसमस फेयर को एंजॉय करो. वो आया और उसने क्रिसमस फेयर थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद जाके दोबारा से फिर सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly
एंड सेफली एज हेयर एट रैमजो। ऐसा उसको देख के लग रहा था कि आज से पहले जैसा कि रैमजो में वो बहुत ही शांति से सेफली सो रहा है, ऐसा पहले उसको कई सालों से सोने को बिल्कुल भी नहीं मिला। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक अप अगेन। अब जब क्रिसमस की ईवी थी, ईवी चल रही है अभी, क्रिसमस से एक दिन पहले दिन का शाम का समय हो गया, रात हो गई है, और जैसे ही उन्होंने क्रिसमस ट्री की लाइट को ऑन किया, उन्होंने फिर जाकर उसको जगाया कि आओ देखो, क्रिसमस ट्री को देखो। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और थोड़ी सी देर के लिए वो ड्राइंग रूम में आके खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। ऐसा उसको देख के लग रहा था कि वो जो लाइटें जल रही हैं वो उसकी आइज को हर्ट कर रही हैं। बट आफ्टर that he disappeared again, और थोड़ी देर बाद फिर से वो चला गया वहाँ से। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and ate the Christmas fish and porridge। और उसके कुछ टाइम बाद फिर उसको उठाया गया कि जो कि क्रिसमस की फिश और पॉरेज जो भी तैयार किया गया है क्रिसमस का ईव का खाना, वो आके खाओ। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night। उठा और टेबल की तरफ से जाकर उसने सबको थैंक यू बोला। गुड नाइट का क्यों थैंक यू बोला, पता लगने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया रेड रैप सेलर का। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it। तो जैसे ही वो यंग गर्ल की तरफ गया थैंक यू बोलने के लिए कहा, तो उस लड़की ने कहा कि जो तुमने ये इतने अच्छे कपड़े मेरे फादर के पहने हुए हैं, इसे तुमने वापस करने की, तुम्हें क्रिसमस के बाद भी इसको रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि तुम इसको वापस मत करना, अपने साथ ही रख लेना। एंड ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिहाफ हिम। वो और कहती है कि अगर तुम चाहो तो अगली बार भी क्रिसमस ईव और क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई अच्छा प्लेस आगे नहीं मिलता तो तुम यहीं पर आके क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट कर सकते हो। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और वो दोबारा से वेलकम होगा, अर्थात तुम्हारा फिर से हम स्वागत करेंगे और तुम्हारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करेंगे। द मैन विद द रेड रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो मैन था उसने इस पर कोई भी आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए बाउंडलेस आई से, मतलब बिल्कुल भी बिना झपकी हुई आई से उस यंग गर्ल को देखता रहा। सोच रहा था कि कैसी अजीब लड़की है कि जिसको पता चलने के बावजूद भी इसने मुझे शरण दी, अच्छा अच्छा खाने को दिया, और उसके बाद अब गिफ्ट के रूप में कपड़े भी दे रही है और कह रही है तुम्हें इसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद भी इनवाइट कर रही है कि अगली बार भी तुम क्रिसमस ईव हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service। और अगली सुबह जब 25 दिसंबर आया तो उनकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी और आयरन मास्टर क्रिसमस के लिए वहाँ चर्च चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए। When at about 10 o'clock they drove back from the चर्च, और जब वो 10 बजे मतलब चर्च से वापस आ रहे होते हैं, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल। अब वो पहले की तरह खुश नहीं होती, वो जो यंग गर्ल होती है बहुत ही सुस्त होती है। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रैप्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने चर्च में किसी से सुन लिया था कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर की मनी चोरी हो गई है, और वो चोरी एक रेड रैप सेलर ने की है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said his father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। अब जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से कहते हैं, हाँ तुम्हें तो लग रहा था ना कि तुम इस अजनबी को रखो और क्रिसमस एंजॉय करो, अब तो शायद हमारे घर कोई सिल्वर स्पून भी बाकी बचा है या नहीं, या वो सब कुछ चोरी करके ले गया। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट
step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। और जो घोड़ा गाड़ी पे वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ चर्च गए थे, तो वो वापस आके अभी उनके गेट पे रुकी ही नहीं थी कि वे जल्दी जल्दी उतरे। वैलेट यानी कि अपने सर्वेंट से उन्होंने पूछा कि वो जो स्ट्रेंजर है वो चला गया या अभी यही है। He added that he had heard at church that the man was a thief। और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है चर्च में कि वो जो मैन है वो तो एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। valet यानी सर्वेंट ने आंसर दिया कि वो तो यहाँ से चला गया है, लेकिन अपने साथ तो वो कोई चीज भी नहीं लेके गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विद मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और जाते जाते वो एक छोटा सा पैकेट दे के गया आपकी बेटी के लिए और कह के गया है कि ये क्रिसमस प्रेजेंट है मेरी तरफ उनके लिए प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स कम इनटू व्यू एट वंस। तो यंग जो गर्ल थी उसने उस पैकेट को खोला जो कि इतनी बुरी तरह से रैप था कि जो उसके अंदर का था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। पैकेज को देखकर वो जो गर्ल होती है खुशी से चिल्लाती है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड रैप। उसके अंदर वो स्मॉल रेड रैप को देखती है एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट। और उसके अंदर 10 कॉर्नर के 3 नोट्स भी होते हैं। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। केवल वो नोट ही नहीं होते। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन ए लार्ज जैग्ड करेक्टर। और उसमें जैग्ड करेक्टर में लिखा हुआ यानी कि ऊपर नीचे जिग मैनर के रूप में लेटर से लिखा हुआ एक पत्र भी वो छोड़ के जाता है। और उसमें क्या लिखा होता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। और वो लिखता है कि मैं अपने आप को बहुत ही नोबल और ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव किया एज इफ आई वॉज ए कैप्टन। और ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ इन रिटर्न। और रिटर्न में एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन। और मैं एक रियल कैप्टन, वास्तव में मैं एक रियल कैप्टन बनना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ। और जिससे कि तुम्हें एम्बेरेस यानी कि शाय फील ना हो कि तुमने क्रिसमस ईव पे किसी चोर को अपने घर शरण दी थी। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और रोड साइड पे जो वो ओल्ड मैन रहता है उसको ये मनी वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर। जो एक पाउच में मनी को टांग कर उसने लटकाया हुआ था एक वॉन्डरर्स के लिए, अर्थात उस को मतलब जाल में लोगों को फंसाने के लिए जो ये मैंने पैसा चुराया था, ये तुम जो रोड साइड पे ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है उसको मनी वापस कर देना। द रैट रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। और ये जो ये रैट रैप है यानी कि जो चूहेदानी है वो एक रैट की तरफ से क्रिसमस का प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट रैप, जो कि इस संसार के जाल में फंस चुका है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यद्यपि वो कैप्टन नहीं है, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। लेकिन उसको कैप्टन की तरह ही वो बनना चाहता है और वो कैप्टन की तरह ही ऑनर होना चाहता है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, ये बिल्कुल वो फ्रेंडशिप के रूप में ये लिखता है। एंड हाई रिगार्ड, और हाई रिगार्ड उनको देता है कैप्टन वॉन स्टेल। और लास्ट में अपना नाम लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल। क्यों लिखता है? क्योंकि अब वो अपने आप को कैप्टन फील करने लगा है। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें एक सीख भी मिलती है कि यदि कोई चाहे जितना भी बुरा इंसान हो, अगर हम उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो भी एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन विद दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।